नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। आपका स्वागत है आज श्री नवल नारायण कथा में। मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये सीरीज और आज इसका 15वां अंक। हमारे सामने हमारे सम्मुख जो उपस्थित श्रोता हैं जिनको मैं ये कहानी सुना रहा हूं वो हैं हमारे जनार्दन चाचा और संजय भैया। तो पिछले दिन की कहानी आपको याद होगी कि कहां हमने खत्म किया था। उस दिन जिक्र आया था कि हंस जी के घर में एक टॉयलेट था जिसमें दरवाजा नहीं था और उसके बाद हम लोग उस दिन के एपिसोड के बाद बीच में चले गए थे लघुशंका करने और उसके बाद फिर दोपहर का भोजन करने के बाद जैसे ही फ्री होके सोचा थोड़ी देर आराम करते हैं तो देखे संजय भैया और जनार्दन चाचा दोनों आपस में बात करके हंसे जा रहे हैं। तो हमने पूछा क्या हुआ जनार्दन चाचा, आप इतना क्यों हंस रहे हैं आप लोग। तो जनार्दन चाचा ने कहा रंजन बाबू वो बतिया भुलाए नहीं रहा है। हंस जी प्रोफेसरों थे, उतने बड़े के आदमी भी थे और उनके घर में पीछे खड़ी में एक टॉयलेट था और उसमें दरवाजा नहीं था और उसमें जो कोई भी आगे बैठता था उसको दूर दूर करके लोगों को भगाना भी पड़ता था और एक बाल्टी भी रखनी पड़ती थी वहां पर अपनी पहचान के लिए कि मैं इसके अंदर हूं। और फिर भी कोई आ जाए तो ये जैसे जैसे याद आ रहा है ना तो हमको हंसी आ रहा है और संजय हमको बार बार याद दिला दे रहे हैं। तो संजय भैया इस पर बोले जानते हैं रंजन बाबू, ऐसा टॉयलेट में अगर हमारा वास्ता पड़े ना तो हमारा तो उतरेगा ही नहीं, हम फ्री ही नहीं हो पाएंगे। मैं बोला क्यों संजय भैया। तो उन्होंने कहा ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि टॉयलेट में आप बैठे हैं और टॉयलेट बिना दरवाजा का है और उसके अंदर उस खड़ी में और भी लोग आ जा रहे हैं और उनको कभी भी इधर आ जाने की संभावना है। तो इससे ज्यादा निश्चिंतता तो अपने खुले खेतों में बैठ के होती है, वो ज्यादा सरल है। तो जनार्दन चाचा ने कहा हम भी यही बात सोच रहे थे संजय, और हमको भी लग रहा था कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई। तो हमने कहा जनार्दन चाचा आप इस पर बिल्कुल भी आश्चर्य मत करिए, मैंने पहले ही कहा है ना यह असाधारण लोगों की असाधारण कथा है। और इससे बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूं कि हंस जी के घर में वो टॉयलेट उनके पिताजी के जमाने से बना हुआ था। तब हंस जी बड़ा स्ट्रगल करके पढ़े लिखे, ट्यूशन करा करा के पढ़े, वो उनका एक अलग ही स्ट्रगल रहा है जीवन में। इसके लिए उनको बहुत ज्यादा बधाई भी दिया जाना चाहिए। लेकिन मजे की बात है कि उन्होंने अपने घर में और बाकी सब काम किया लेकिन उस टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर कोई काम नहीं किया, उस टॉयलेट में दरवाजा नहीं लगाया। हंस जी स्टूडेंट से शिक्षक बने और शिक्षक से प्रोफेसर बने और प्रोफेसर बन के भी रिटायर हो गए। लेकिन बेचारा वो जो टॉयलेट है ना उनका खड़ी वाला, वो इंतजार ही करता रह गया कि हमारा भी कहीं भाग जगेगा। इस बीच में पचनामा गांव से अलग जाकर के हंस जी ने मखदुमपुर शहर में भी घर ले लिया, वो जगह भी ले ली, वहां घर भी बना लिया, लेकिन वो पचनामा के टॉयलेट का भाग नहीं जगा, उसका दरवाजा नहीं लगा, वो इंतजार ही करता रह गया। तो जनार्दन चाचा बोले यो एगो आश्चर्य के बात है। तो मैं बोला आश्चर्य की बात यह नहीं है जनार्दन चाचा कि वो एक दरवाजा क्यों नहीं लगा, आश्चर्य की बात यह है कि वहां उनके सारे बड़े बड़े हंस जी के साहित्यिक मित्र भी आया करते थे,
गेस्ट बन करके, मेहमान बन के, जब भी हंस जी पचनामा में हुआ करते थे, और वो भी उसी टॉयलेट में जाते थे, खुले टॉयलेट में। फिर भी उस टॉयलेट में दरवाजा नहीं लग पाया, और हंस जी को कभी यह ख्याल भी नहीं आ पाया कि इसमें एक दरवाजा का लग जाना जरूरी है, जिससे बहुत सारे लोग असुविधा से बच जाएंगे। केवल उनको अपने टॉयलेट का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, और पीछे के पूरे एरिया में जो लोग काम करते रहते हैं उनको कोई किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा, या उनके काम करते में जो लोग टॉयलेट आता है उसको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो संजय भैया बोले, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा रंजन बाबू? तो हमने कहा पता नहीं, कारण तो कुछ समझ में आता नहीं है। अब हाँ जी प्रोफेसर बन गए थे तो कह नहीं सकते हैं कि उनके पास किसी चीज का अभाव रह गया था, लेकिन इस टॉयलेट का दरवाजा न लगाने के पीछे उनकी क्या योजना रह गई, या क्यों ये उनके दिमाग में नहीं आया, इसका तो जवाब देने के लिए भी आज हंस जी उपलब्ध नहीं है। जनार्दन चाचा बोले, हमको बहुत आश्चर्य यही बात के लेके हो रहा है कि उस टॉयलेट में जनानी भी जाते थे, मर्दानी भी जाते थे, कंस जी खुद भी जाते थे, उनके नातेदार रिश्तेदार भी जाते थे। मैं बोला, जनार्दन चाचा उसमें हंस जी जाते थे लेकिन कंस जी नहीं जाते थे। तो संजय भैया बोले, तो कंस जी के अलगे टॉयलेट था का? तो हमने उनको बताया कि नहीं संजय भैया, हंस जी तो जाते थे, कंस जी उसमें नहीं जाते थे, क्योंकि कंस जी के साथ घटना घट गया था उसमें। तो जनार्दन चाचा बोले, क्या घटना घट गया था रंजन बाबू, वो बताइए, तब कहानी में आगे बढ़िए। तो मैंने कहा, अभी नवल नारायण की कहानी में आगे बढ़ूं या कंस जी के साथ वो टॉयलेट में घटा हुआ घटना बताऊं? तो जनार्दन चाचा ने कहा कि नहीं, वो टॉयलेटवा में घटल का घटना बता ही दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा नवल नारायण की कहानी में। तो हमने उनको वो घटना बताई कि पचनावा गांव में जहां पे हंस जी का घर था, उसके सामने खुले खेत थे। तो कभी भी कंस जी को कोई परेशानी नहीं होती थी, जब मन करता था एक लोटे में जल उठाते थे और खेतों में चले जाया करते थे। और वो इसलिए चले जाया करते थे क्योंकि उस टॉयलेट में कॉकरोच, जिसको कंस जी तब कॉकरोच के नाम से नहीं जानते थे, तिलचट्टा कहते थे, तो कंस जी कहते थे उसमें तिलचट्टे रहते हैं और वो मुझे डराते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन अब समस्या तब होती थी कंस जी के साथ जब रात में उनको टॉयलेट जाना पड़े। अब व्यवस्था है, क्योंकि रात में बाहर खेतों में जाएंगे कैसे, उधर भी डर लग रहा है, और एक तरह से उस निर्जन खड़ी में भी उनको अकेले डर लगता था। तो वो किसी को कहते थे मेरे साथ चलो, तो कोई उनके साथ जाता था और थोड़ी दूर पे खड़ा रहता था, और कंस जी रात में किसी तरह उस टॉयलेट में बैठते थे। तो एक दिन क्या होता है कि कंस जी ऐसे ही टॉयलेट जाते हैं, और उस वक्त कंस जी कोई छोटे नहीं रह गए थे। माया की शादी, कंस जी की बहन सुशीला की शादी नवल नारायण के माया से हो गई थी, और सुशीला नवल नारायण की माया बन गई थी, ये तब की बात है। और कंस जी भी 10वीं पास करके कॉलेज में आ गए थे। तो अब उनको फिर भी डर लगता था, एक तो तिलचट्टे से, और ऊपर से ये अपनी कल्पना की दुनिया में उन्होंने बहुत सुन रखा था भूतों की कहानियां, तो भूतों से भी उनको डर लगता था। और उन्हें लगता था उस अंधेरे टॉयलेट में पीछे की ओर, वो जो लगभग 40 मीटर का जो क्षेत्र था, उस तरफ झांकने में ही उन्हें डर लगता था। उधर
और उसको पार करके उन्हें उस टॉयलेट तक पहुंचना है उस अंधेरे में, तो अकेले जाने की तो उनकी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो उन्होंने उस दिन हंस जी के हंसनी जी को कहा कि आप साथ चलिए, क्योंकि तब तक कंस जी का ब्याह हुआ नहीं था, उनके माता पिता को उनकी फिक्र थी नहीं, और हंस जी वहां थे नहीं, तो जो कुछ भी उनकी देखभाल की जिम्मेदारी थी सब हंसनी जी ही संभाले हुए थी, हंस जी की पत्नी। तो हंस जी की पत्नी को उन्होंने कहा साथ आइए, हमको टॉयलेट जाना है। तो रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। हंसनी जी जाके थोड़ी दूर पे खड़ी हो गई और कंस जी टॉयलेट कर रहे थे। अब उस वक्त तो उन्होंने टॉर्च जला करके देख लिया था कि कोई तिलचट्टा नहीं है आसपास। वो पहले ही देख लिया करते थे कंस जी, और अगर कोई भी दिख जाए तो फिर बुलाया करते थे हंसनी जी को, पहले इसको भगाइए तब हम बैठेंगे। और वैसे कहा करते थे तब बैठ बुआ, पहले अगर भगावा तब हम बैठ बुआ। तो उनके लिए पहले वो तिलचट्टे भगाए जाया करते थे वहां से, कॉकरोच को। लेकिन उस दिन ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई कॉकरोच दिखा नहीं था। अब कंस जी बैठ गए बेचारे। अब आधे रास्ते में ही उनका सब कुछ प्रोसेस में ही चल रहा है कि उसी बीच में अचानक से पता नहीं कहां से 15-20 तिलचट्टे आकर के सीधा चिपक गए और लगे उनको तिलचट्टे काटने। अब कंस जी लगे जोर जोर से बाप बाप मैया मैया चिल्लाने उधर से। अब एक तरफ आप समझ नहीं सकते, वह हंसने लगे संजय भैया और जनार्दन चाचा। कहे कि गजब रंजन बाबू। मैं बोला नहीं, आप सीन का कल्पना कर लीजिए जनार्दन चाचा और संजय भैया कि वो आधे प्रोसेस में लगे हैं, आधा हुआ है आधा अभी बाकी है, कुछ निकल रहा है वो आधा लटका ही हुआ है, और उसी बीच में 15-20 तिलचट्टे उनके चिपट जाते हैं। अब वो काटने लगते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। अब हंसनी जी दौड़ते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, तो देख रही है कि तिलचट्टे चिपके हुए हैं और कंस जी छटपटा रहे हैं। तो तिलचट्टे को हटाने के लिए झाड़ू भी लगाना पड़ा, लेकिन जैसा कि कंस जी खुद ही उस दिन का घटना बताते हुए बताते हैं, वो तिलचट्टे छोड़ ही नहीं रहे थे। तो हंसनी जी ने वहां झाड़ू लगाया, झाड़ू से उनके चूतड़ पे बहुत मारा उन तिलचट्टों को। किसी तरह से तिलचट्टों ने 15-20 मिनट के बाद प्राण छोड़ा उनका, कंस जी का। और उस दिन जो कंस जी के चूतड़ को तिलचट्टों ने सुजाया काट काट के, कंस जी खुद बताते हैं कि महीनों में उसका दर्द और टीस सहता रहा। और अंत में रतन मिश्र को बुला करके उनको, डॉक्टर रतन मिश्र ही तो था डॉक्टर उस गांव का, तो उसे इलाज भी कराना पड़ा, मलहम भी लगाना पड़ा बहुत दिनों तक, क्योंकि छोटे 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 तिलचट्टों के काटने से कई घाव हो गए थे। तो उस दिन से कंस जी ने छोड़ दिया था उस टॉयलेट में जाना। उनको भूतों से भी डर लगता था और तिलचट्टे को देख करके ही कंस जी को पूरा बुखार लग जाता था। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया हंसे, बोले गजब रंजन बाबू। तो हंस जी अब भी, हंस जी तो टॉयलेट जाते थे, कौन सी अब बादों में जाना शुरू किए कि नहीं? मैं बोला नहीं, कंस जी एकदम सबसे पहले देखते हैं कहीं के भी टॉयलेट में जाते हैं तो कि यहाँ आसपास कोई तिलचट्टा तो नहीं है। अगर है तो वो बाहर भले ही चले जाएंगे खेत में, लेकिन उस टॉयलेट की ओर वो नहीं झांकेंगे। आज भी कंस जी की आदत बरकरार है। कंस जी को अपना वो दिन याद है, और कंस जी को वो टीस भी याद है, और अपना वो दर्द भी याद है। जनार्दन चाचा बोले कि किसी को भी याद रह ही जाएगा ऐसा दर्द और ऐसा घटना उसके साथ हुआ हो, और वो भी खास करके बचपन में नहीं, कॉलेज में आदमी चला गया हो तब हुआ हो, तब इस दर्द से जो गुजरा हो वो तो नहीं है झांकेगा उस टॉयलेट की तरफ। तो मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, तो कंस जी के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद वो कंस जी का टॉयलेट नहीं रह गया था। हाँ, हंस जी आते थे जाते थे, और हंस जी के जितने दोस्त थे, बहुत बड़े बड़े उनके साहित्यिक मित्र थे जो आते थे पचनामा में, तो वो भी उधर जाते थे। लेकिन दरवाजा उस टॉयलेट का हंस जी की जिंदगी रहते हुए में भी नहीं लग पाया। हंस जी बच्चे से
बड़े हुए, नौकरी लगी, टीचर बने, प्रोफेसर बने, और हंस जी एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। लेकिन वह टॉयलेट बेचारा झांकता ही रह गया कि मेरा भी दरवाजा लग जाए। संजय भैया बोले यह को गजबे बात कह रहे हैं, एकदम सच कहते हैं आप रंजन बाबू, ये असाधारण लोगों की असाधारण कथा है और सब असाधारण असाधारण घटनाएं हैं। तो मैं बोला अब असाधारण घटना ये कंस जी वाली थी ना, ये आपने सुना था क्या पहले? तो संजय भैया बोले नहीं, हमने ऐसा नहीं सुना था। तो मैं बोला हमने भी नहीं सुना था, लेकिन कंस जी के मुंह से खुदा ही सुना है कि कंस जी के साथ क्या गुजरा था उस दिन। तो तब से कंस जी को तिलचट्टों से बहुत डर लगता है। कंस जी कहते हैं हम सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर डराते हैं तो तिलचट्टे से डराते हैं, कॉकरोच से ही डरते हैं। तो इस बात पर जनार्दन चाचा बोले चलिए, कंस जी को अपना वो दर्द याद भी रहना चाहिए, और इसके बाद आगे का कहानियां बताइए रंजन बाबू कि अब नवल नारायण के जीवन में क्या हुआ। तो हमने जनार्दन चाचा और संजय भैया को बताया है कि जैसा कि आप सुन चुके हैं पिछले एपिसोड में कि नवल नारायण की बिटिया के मरे हुए 4 साल गुजर गए थे, और इस बीच में किसी तरह से नवल नारायण की जिंदगी नवल नारायण की पत्नी माया के साथ हिचकोले खाते हुए धीरे धीरे कभी इधर डोलते कभी उधर डोलते, कभी दोनों के बीच बड़ा प्यार दिखता और कभी दोनों के बीच बड़ा ही तकरार दिखता, रूठते मनाते लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। और जब भी इनकी जिंदगी की गाड़ी थोड़ी सी अच्छी चलती तो विष्णु पठकवा आ जाता और वो इनकी जिंदगी में आग लगाने का भरपूर काम कर जाता। जब जनार्दन चाचा पूछे कि विष्णु पठकवा के बारे में नवल नारायण को नहीं पता था, मैं बोला जनार्दन चाचा नवल नारायण को खूब पता था। जब आप ये पूछे हैं कि नवल नारायण को पता था तो नहीं पता था, तो हम बता ही देते हैं आपको, ऐसे पता नहीं, हम कहानियां बताते बताते भूल जाते हैं। नवल नारायण ने अपनी डायरी में लिखा है सुशीले तेरा भाग फूटा जो विष्णुआ जैसा बर न मिला। संजय भैया बोले ऐसा लिखे थे नवल नारायण? मैं बोला बिल्कुल संजय भैया, नवल नारायण को पता था विष्णुआ का क्या रिश्ता है हमारी माया से, लेकिन नवल नारायण इसके ऊपर कभी जीरा नहीं करते थे कि उनको पता है कि तो फिर हमारा भी सब भेद खुल जाएगा ना। लेकिन जब दोनों के बीच में कभी लड़ाइयां हुई थी और उसका कारण वो विष्णुआ बन गया था, तो नवल नारायण ने कहा ना मैंने कि डायरी लिखते थे, तो उस डायरी में अपना दुख दर्द एकदम शायरी के अंदाज में बयां किया है कविता के माध्यम से, और उस कविता को बहुत बढ़िया से गीत बना करके लिखा है सुशीले तेरा भाग फूटा जो विष्णु जैसा बर न मिला। ये बहुत बड़का लंबा कविता है, लेकिन हम आपको पूरी कविता नहीं सुनावेंगे। आपने जो पूछा जनार्दन चाचा कि इनको पता था नवल नारायण को कि नहीं, तो नवल नारायण को खूब पता था, और उसके बाद भी विष्णु पठकवा आता था गदाईपुर गांव में और नवल नारायण को उंगली करके चला जाता था, और फिर नवल नारायण फॉर्म में आ जाते थे और सुशीला से लड़ पड़ते थे। और इस बीच में 4 साल जो गुजर गए थे, और इस बीच में नवल नारायण और माया को, नवल नारायण की पत्नी माया को कोई बच्चा दूसरा जब नहीं हुआ, और दत्त बाबू की पत्नी कहने लगी कि हमारा तो हर साल में हो जाता है, तुम्हारा 4 साल का गैप कैसे हो गया, 4 साल में तुमको क्यों नहीं हो रहा? तो अगर नहीं होगा तो हम अब नवल का दूसरा ब्याह करा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था पिछले अंक में, हंस जी काफी डांट फटकार के गए थे, आके पंचायती भी करके गए थे, तो नवल नारायण अब घर में रहने लगे थे। तो उसके बाद की कहानी आगे ये है कि नवल नारायण की पत्नी माया फिर से पेट से रह जाती है, और उचित समय आने पर इस बार एक
पुत्र को जन्म देती है। और पुत्र के जन्म के बाद माया की खूब खातिरदारी होती है। सास, ससुर, दत्त बाबू और दत्त बाबू की पत्नी खूब खुश हो जाते हैं कि कुल का चिराग पैदा हुआ जो कुल का नाम रोशन करेगा खूब। क्योंकि अपने बेटे के जन्म, बेटे और बेटियों के जन्म से तो दत्त बाबू की पत्नी को जितनी खुशी नहीं हुई थी उतना उस पोते के जन्म से खुशी हुआ। और अचानक से माया के प्रति जो बेरुखी की भाव थी, बेरुखी का भाव था माया के प्रति दत्त बाबू की पत्नी के मन में, वो बेरुखी का भाव भी कम हो जाता है। खूब इज्जत होने लगती है, खूब ख्याल रखा जाने लगता है माया का ससुराल में। तो माया तो कह उठती है, ससुराल गेंदा फूल, हमारा ससुराल एकदम धन धन ससुराल, धन धन ससुराल। लेकिन माया को यह पता नहीं था कि ये खुशियां क्षणिक हैं। जनार्दन चाचा कहते हैं, क्यों रंजन बाबू, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। दत्त बाबू पोती हुई थी तो खुश नहीं हुए थे, दत्त बाबू की पत्नी भी खुश नहीं हुई थी। इस बार अब पोता हुआ है तो दत्त बाबू खुश हैं, उनको लग रहा है कि नाम रोशन करने वाला कुल का हमारे आ गया है। तो अब तो सब कुछ ठीक है। अब फिर ये खुशियां क्षणिक क्यों हैं? तो हम जनार्दन चाचा को और संजय भैया को बताते हैं कि ये तूफान से पहले एक शांति छा जाती है। और उस शांति को कुछ लोग जो है परमानंद समझने लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे प्रकृति ने जो तूफान रच रखा है ये उसके पहले की शांति है। तो उस दिन जो नवल नारायण के घर में पुत्र जन्म हुआ था, वो एक तूफान पूर्व की खामोशी और शांति और आनंद लेकर के आया था, जिसका नवल नारायण उत्सव मना रहे थे। नवल नारायण की पत्नी माया उत्सव मना रही थी और नवल नारायण के घर में पूरा उत्सव नुमा माहौल बन गया था उस बच्चे के जन्म के बाद। क्योंकि उन सबको भविष्य का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में क्या लिखा हुआ है इसके बाद। तो जनार्दन चाचा बोले, इसके बाद क्या होने वाला है, उत्सुकता मत बढ़ाइए रंजन बाबू, जल्दी से बता दीजिए। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा हम आपको बता देते, आज इतना जल्दी एपिसोडवा हम खत्म नहीं करते, लेकिन हमको याद आ जा रहा है वो कंस जी और कंस जी के पिछाड़े लटके हुए कॉकरोच। और जब भी याद आ जा रहा है ना तो मेरे होठों पे मुस्कुराहट फूट जा रही है। तो मैं इस आगे की कहानी को बताने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। तो संजय भैया भी हंसने लगे ठठा करके, या जनार्दन चाचा भी हंसने लगे, कहे कि हमको भी याद आ रहा है। तो हम सोच रहे हैं क्या शानदार दृश्य रहा होगा ना, जब हंसनी जी कॉलेज में पढ़ने वाले हंस जी के भाई कंस जी को आगे पीछे नंग धड़ंग कंस जी को झाड़ रहे होंगे झाड़ू से, उनके ऊपर से कॉकरोच तिलचट्टे। मैं बोला कुल झाड़ ही नहीं रहे होंगे, आधे अधूरे टॉयलेट करके लटका हुआ था उनका आधा कंस जी के साथ, और उसमें तिलचट्टे काटने लगे और तिलचट्टे ऐसे चिपके हुए के छोड़ ही नहीं रहे। अब हंसनी जी को झाड़ू लगाना पड़ रहा, झाड़ू से मारना पड़ रहा। अब कंस जी के सामने कितनी तकलीफें थी वो सोचिए। उनका आधा टॉयलेट हुआ है, आधा बाकी है। वो प्रेशर तो पहले ही काम कर रहा है, ऊपर से तिलचट्टों ने काट लिया, उसका दर्द सह रहे हैं, ऊपर से उसे जिससे डर लगता है वो उनके शरीर में चिपटा हुआ है, वो भी ऐसे नाजुक अंगों पे जहां बेचारे अपना हाथ भी ले जाके खुद भी नहीं अपने आप को बचा पा रहे। अब हंसनी जी के भरोसे है। अब जिस हंसनी जी के सामने नंगे आना ही शर्म की बात थी, वो हंसनी जी नंगे उनको झाड़ू से आगे पीछे झाड़ रही हैं। खूब जोर से ठठा करके जनार्दन चाचा और संजय भैया हंसे, बोले तक कंस जी को अगर याद दिलाया जाए आज भी कि आपका वो दिन क्या था कंस जी, तो कंस जी का क्या हाल होगा।
मैं बोला पता नहीं जनार्दन चाचा कंस जी का क्या हाल होगा। कंस जी को अपना वो दिन याद आएगा तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमको याद आ रहा है बार बार वो सीन, कि कल्पना कर रहा हूं कि कैसा सीन रहा होगा कंस जी के सामने। तो ये जो नवल नारायण के आज छोड़ देते हैं, नवल नारायण को पुत्र जन्म का उत्सव मनाने देते हैं, दत्त बाबू को भी पुत्र जन्म का उत्सव मनाने देते हैं, और अब इतना देरी कहानी बता के ना और ये सब सीन याद करके बार बार जो हंसी आ रहा है वो हमको लघु शंका लग रही है। तो संजय भैया बोले हम समझ गए, आप एपिसोडवा खत्म करेंगे, ये 15वां। तो मैं बोला संजय भैया आपको पता है ना 5वां एपिसोड खत्म हुआ था तो लघु शंका नहीं दीर्घ शंका जाना पड़ता है। 10वां खत्म हुआ था तब भी वक्ता को दीर्घ शंका जाना पड़ता है। तो हर 5-5 एपिसोड के बाद जब पूरा होगा तो दीर्घ शंका न जाना पड़ता है, तभी लघु शंके नहीं लगा है। वो हमको वो हंस जी के घर में वो कंस जी के साथे जो गुजरा था ना तिलचट्टा वाला कहानी, कॉकरोच वाला, वो याद करके हमको दीर्घ शंका भी लगाया है। हम लघु शंका दीर्घ शंका दोनों साथे करके आते हैं। तब तक मनाने दीजिए उत्सव नवल नारायण को, अपने पुत्र जन्म का, अदत्त बाबू को, अदत्त बाबू की पत्नी को। तो संजय भैया बोले चलिए वो ठीक है, आप लघु शंका दीर्घ शंका करके आइए, तो अगला वाला एपिसोडवा 16वां जब बताइएगा तब बताइएगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। बड़ा उत्सुकता है कि इसके आगे का तूफान, पूर्व की शांति आप बता रहे हैं तो इसके आगे कौन सा तूफान उठने वाला है रे बाप। नवल नारायण की जिंदगी में अब तक जितना उठा है वो सब कम तूफान है। तो हमने कहा गजब कह रहे हैं संजय भैया और जनार्दन चाचा, नवल नारायण खुद ही कम तूफान है। तो तूफान की जिंदगी में तूफान नहीं रहेगा तो रहेगा कुछ। तो जनार्दन चाचा बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजन बाबू, चलिए आइए आप लघु शंका दीर्घ शंका करके आइए, ये एपिसोडवा को अभी ये खत्म कर दीजिए और क्या। और उसके बाद अगला एपिसोडवा में आइएगा तो बताइएगा कि तो इसके बाद क्या हुआ। मैं बोला इसके बाद जो बताऊंगा जनार्दन चाचा उससे आप हिल जाइएगा, लेकिन आपको बताएंगे। और आपको पता है कि एपिसोड कैसे खत्म होता है तो जल्दी से कहिए ना ताकि एपिसोड खत्म करें और हम जाएं। संजय भैया बोले हंस जी को लानत है, जिनके घर में टॉयलेट था लेकिन दरवाजा नहीं था, पूरा जिंदगी में वो दरवाजा नहीं लगा पाए। वहां उनके बड़े बड़े साहित्यिक मित्र आते थे तब भी उन्होंने दरवाजा नहीं लगाया, तब भी उनको थोड़ा सा भी शर्म महसूस नहीं हुआ कि सब क्या सोचता होगा। हंस जी को लानत है, और कंस जी को तो लानत है ही, उस उम्र में भी तेलचट्टा से डरते थे। और हंस जी की पत्नी जो उनकी भाभी हुई, बताइए कॉलेज में पढ़ते थे तो कम से कम 14-15 साल के रहे होंगे ना रंजन बाबू। मैं बोला बिल्कुल थे। तो बोला वो 15 साल की उम्र में भौजाई से अपना तिलचट्टा भगवा रहे हैं नंग धड़ंग बाहर निकल के टॉयलेट से, और उस वक्त उनको कह के जाना पड़ता था भौजाई को कि आप खड़ा रहिए तो हम जाके टॉयलेट कराएंगे। इतने डरपोक थे कंस जी। तो कंस जी लानत है, हंस जी लानत है जो वहां दरवाजा तक टॉयलेट में नहीं लगाए थे अपने इतने बड़े घर में। तब मैंने कहा एक बात छूट गया संजय भैया, हंस जी के घर में टॉयलेट में दरवाजा नहीं था जो कि होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था, हंस जी के जो गेस्ट आते थे और जो गेस्ट रूम में रहते थे, उस गेस्ट रूम में जिस जमाने में किसी भी घर में नल की टोटी नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में हंस जी ने अपने घर के आंगन में एक टैंक बनवा दिया था अपने दीवार में, और उसमें अपने सब भांजों को कहते थे इसमें पानी भरो। क्यों? क्योंकि हमारे गेस्ट आने वाले हैं और वो उधर ही कुल्ला करेंगे, उधर ही हाथ धोएंगे। और वो टोटी उनके घर में गेस्ट रूम में लगी हुई थी, लेकिन उन्हीं गेस्टों के लिए जो वही अतिथि देवो भव, जो अतिथि आते थे उनके सम्माननीय साहित्यिक मित्र, उनको टॉयलेट में जाने के बाद उनकी वो गति होती थी। और जब वो उस गेस्ट रूम में जहां उनको ठहराया जाता था वहां रहते थे, तब उनकी ये खातिरदारी होती थी कि उनको उठ के बाहर भी ना जाना पड़े हाथ धोने के लिए। उस जमाने में किसी के घर में ऐसी टोटी हुआ नहीं करती थी, बड़े बड़े शहरों में किसी के घर में हुआ करती थी, गांव में तो दूर दूर तक कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और पानी ऊपर से लाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हंस जी ने दीवार में एक टंकी बनवा दिया था अपने आंगन की तरफ, और उस टंकी में 50 लीटर के आसपास पानी भरवाया जाता था बाल्टी से सीढ़ी लगा करके, ताकि गेस्ट लोग जो आए हैं उनके अतिथि लोग
वो वहां से टोटी खोल करके गेस्ट रूम में वहीं हाथ धो सकें। और फिर जो वो हाथ मुंह धोया हुआ पानी है, वो हंस जी के घर की महिलाएं, खास करके कोई बहनें वहां होंगी तो, नहीं तो हंस जी की खुद की पत्नी, फिर क्योंकि उसका निकास नहीं था, कोई नाली नहीं था वहां पे, वो पानी जमा हो जाता था एक गड्ढे में। और वो गेस्ट लोगों के कुल्ला करा हुआ पानी, हाथ धोया हुआ गंदा पानी, उसको फिर कपड़े में सुखा सुखा करके, और उस कपड़े को फिर निचोड़ निचोड़ करके उसको सुखाया जाता था, और वो गंदा पानी बाल्टी में निकाल के फेंका जाता था। तो हंस जी किस किस्म के क्या रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है जनार्दन चाचा। तो संजय भैया बोले इसको पाखंड कहते हैं, ऐसा को पाखंडी कहते हैं। एक दरवाजा लग नहीं रहा है, और देखिए अनेती इसको कहते हैं। देखिए अनेती, टोटी लगावेंगे गांव में, गेस्ट रूम में टोटी होना चाहिए, टॉयलेट में दरवाजा नहीं होना चाहिए। हद थे भाई कंस जी। अब तो हमको कंस जी को पाखंडी कहने में कोनो शर्म लग ही नहीं रहा है। कितनों बड़का विद्वान रहे होंगे, कितनों बड़का प्रोफेसर रहे होंगे, लेकिन पाखंडी एक नंबर के थे, अनेती एक नंबर के करते थे। जनार्दन चाचा कहे संजय थोड़ा कड़वा शब्द बोल रहे हैं, लेकिन सच ही बोल रहे हैं रंजन बाबू। तो हमने कहा अब हम इस पर क्या बोले हैं, आप लोग जो दो कथा सुनने वाले हैं, हम तो आपको कथा बता दिए कि वहां था क्या। जब आपने कहा उधर टॉयलेट था, दरवाजा नहीं था, तो हमने कह दिया आपको कि लेकिन टॉयलेट में दरवाजा नहीं था, लेकिन इतने एडवांस थे हंस जी, जिनके गेस्ट रूम में टोटी जरूर थी। तो दोनों एक साथ बोल पड़े, जाइए रंजन बाबू आप जो है लघु शंका दीर्घ शंका करके आइए। ये हंस को लाना था, कंस को लाना था, नवल नारायण को तो लाना था ही, माया को लाना था, लेकिन अभी तो ये लोग पुत्र जन्म का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए आज सबसे ज्यादा लाना हंस को है और कंस को है। गजब कहने थी करके रखे थे भाई। तो हमने कहा काहे गुस्सा कर रहे हैं जनार्दन चाचा। तो बोले ऐसा रणनीति पर सुनिए का गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं करे तो क्या करें, जाइए जाइए आप जल्दी से आइए, इसके बाद आगे की कहानी बताइए, छोड़िए इधर हंस कंस को, आगे नवल नारायण की कहानी बताइए कि इधर का हुआ। तो हमने कहा फिर हम अभी आते हैं टॉयलेट से, बाथरूम से लघु शंका और दीर्घ शंका करके, तब हम आपको आगे की कहानी बताएंगे कि नवल नारायण के घर में उस पुत्र के जन्म के बाद फिर क्या क्या होता है। तो हमारे जुड़े हुए सभी व्यूवर्स भी हैं मेरे, सब समझदार, सबको पता है कि जैसे ही बाथरूम तक कहानी पहुंच जाती है और रंजन जी को बाथरूम लग जाता है, लघु शंका दीर्घ शंका जाना ही है। आज 15वां एपिसोड है तो खत्म होने में भगता है, यही नियम है इस कथा का। तो जब आवेंगे तभी 16वां एपिसोड में बतावेंगे, तब तो खाली यही ना बोलेंगे कि आप सभी को सप्रेम नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। चलिए मिलते हैं 16वां एपिसोड में। सप्रेम नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और मैं हूं रंजन कुमार।